में धोखा दे के बुला लिया, सीए तो होता ही नहीं। तो आपके पास मौका है, आप आज रात भी घर बैठ के सोचेंगे कि आप सही कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो फिर सही से करना है, और अगर सही नहीं कर रहे तो फिर नहीं करना है। तो कंफ्यूज ज़िंदगी नहीं गुजारनी। पहले ये माइंड बना लेना है कि क्या वाकई ही मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो फिर करके दिखा देना है। तो क्या हम रेडी हैं? तो कल की बातों पे कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? हमारे हर अगले दिन देखेंगे, लेकिन चूँकि आज पहला दिन है, हमने पढ़ाई की नहीं है, तो ऐसे में जो है वो सवाल जवाब थोड़े से कम होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। कोई कन्फ्यूजन कल के लेक्चर से रिलेटेड, कल जो हमने बातें की थी उसमें कोई परेशानी, कोई सवाल? सब ओके? पक्का? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना गया? बन गया है। कुछ कह रहे हैं बन गया, कुछ कह रहे नहीं बना। बन भी गया और ऐड भी हो गए बच्चे। जिन्होंने न्यूली करवाया है वो रह गए हैं, बाकी हो गए हैं। तो आपने कितना न्यूली करवाया है? आज करवाया? तो खुदा को ऑफर है, आज आप एडमिशन करा गया। वो इतनी आईडी नहीं है कि उधर एडमिशन हुआ, उधर वो फुर करके सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो गया। तो बस भाई आपने काम करना है, आपने डेली बेस पे, क्योंकि इसमें ज़रा तेज़ होता है मामला, डेली बेस पे एक दफ़ा डे एंड पे ना फ्रंट ऑफिस वालों से क्या लेना है कि ज़रा एक दफ़ा रिकॉर्ड दिखाएंगे कौन कौन से बच्चे ऐड हुए हैं, और मैनेजमेंट से इंश्योर करना है कि क्या वो बच्चे व्हाट्सएप में सारे ऐड हुए हैं या नहीं हुए। तो करना उन्होंने होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप साथ साथ उनके पीछे पड़े रहेंगे तो चूँकि वो अपने एक मिजाज से कर रहे होंगे, फास्ट ट्रैक, ज़रा फास्ट ट्रैक मिजाज है, तो इसमें हमने भी ज़रा फास्ट ट्रैक है ना, मैनेजमेंट से साथ साथ कहते रहना है कि जो जो बच्चे ऐड होते जा रहे हैं आप उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। ठीक हो गया। कल प्रेजेंटेशन मैंने लेट नाइट शेयर की थी टीम के साथ, पता नहीं आप लोगों तक कब पहुंची? 1:15 बजे। हाँ, तो मैंने भी तकरीबन थोड़ा सा पहले, इसका मतलब टीम चाको चौबंद बैठी हुई थी, तो मैंने रात में इनसे शेयर की थी वो PDF वगैरह। मैंने आपको भी कहा था कि मैं रात में जो है वो शेयर करूँगा, लेकिन शायद रात की डेफिनेशन आपकी थी 7-8 बजे, क्योंकि मैं क्लासेस वगैरह से फारिग होते हो लाते और फिर बाकी फाइनल के मामला से, तो मैं अपने सिस्टम तक रात 12 बजे के बाद पहुंचा, तो आप लोगों तक फिर वो आ गई थी। तो हमारा कितने दिन का चैलेंज है? 20 पढ़ने वाले दिन है और टोटल चैलेंज है 40 दिन का। 40 दिन में 13 दिन रिवीजन है, 2 स्पेशल डिस्कशन है, 1 ओरिएंटेशन है, कुछ ऐसे दिन भी बीच में हैं जिसमें क्लास नहीं है लेकिन टेस्ट है, फिर बीच में मिड टर्म के लिए 2-3 दिन का ब्रेक है। तो इस तरह से किया है कि हमारा कभी भी बहुत ज़्यादा किसी वीक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना आए। तो पढ़ाई शुरू करें। अजम्पशन ये है कि आप में से किसी को बिलो नहीं आता, तो जिनको आता भी है अजम्पशन ये है कि उनको नहीं आता। 0 से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हमारी किताब में चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 2 से लेके 10 तक फैला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, और दूसरा पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने यही बोला था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। तो फॉर्म होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, ऐसा क्या होगा कि हम कहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और परफॉर्म का मतलब है कि अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की और इन सारी चीज़ों की बात आती है तो कुछ कीवर्ड्स का हम जिक्र करते हैं। जी, आवाज़ बेहतर है? आवाज़ बेहतर है? ठीक आ रही है? पक्का? स्पीकर से भी ठीक आ रही है ना? स्पीकर से भी ठीक आ रही है। तो इस चैप्टर में हम ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, इस तरह की बात करते हैं। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो फिर कुछ अल्फाज को हमें आपस में सेग्रीगेट करके समझना होता है। हमें समझना ये होता है कि ऑफर किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, प्रॉमिस किसे कहते हैं, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो आगे बार बार इस्तेमाल होंगे। हम आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड बार बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों को देखना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो पहला लॉ है जो हम लोगों ने पढ़ना है, यानी कि हमारी हाफ क्लासेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर होंगे। 150 साल पुराना कानून, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कानून, इतना मजबूत कानून कि हमने इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, बस जहाँ जहाँ बरे सगीर लिखा होता था उसको कर दिया पाकिस्तान।
उसके अलावा इसमें हमने कोई चेंज नहीं की, हमने कहा अंग्रेज बना के गए हैं तो कोई बहुत ही काम की बात होगी। तो हो सकता है इसमें कल मैं आपसे बात करूं कि अगर ख़त लिखें तो ख़त कितने अरसे में पहुंचेगा, तो ख़त का कैसे हिसाब किताब होगा। 150 साल पहले बहुत सारी कम्युनिकेशन ख़तों से होती थी, तो अगर ये आज का लॉ होता तो इसमें व्हाट्सएप की बातें होती, ईमेल की बातें होती। लेकिन ये एक बेस लॉ है जो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे कुछ बातें होती हैं, कुछ सोशल प्रॉमिस होते हैं और कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं और कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सोशल प्रॉमिस, कमर्शियल एग्रीमेंट और लीगल। तो ये ध्यान में रखना है, प्रॉमिस एक सोशल चीज़ है, समाजी चीज़ है, एग्रीमेंट एक कमर्शियल चीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल चीज़ है। अब सवाल ये कि प्रॉमिस कहाँ से आता है? प्रॉमिस आता है एक ऑफर और एक्सेप्टेंस से। एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। भाई दो बंदों के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है, किसी भी किस्म का मुआहदा होना है, किसी भी किस्म का वादा होना है, किसी भी किस्म का अरेंजमेंट होना है, तो लाजमी है कि पहले एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी हो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भाई मैं आपको 1 किलो सेब देना चाहता हूं 100 रुपए के हिसाब से। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कहा कि मैं आपको 1 केजी सेब देना चाहता हूं अगर आप मुझे 100 रुपए दे दें। टेक्निकली ए ने बी को ऑफर कराई है। ए ने बी से कहा है कि अगर आपने मुझे 100 रुपए दे दिए तो मैं आपको 1 किलो सेब दूंगा। बी अगर मान जाए 100% बगैर किसी चेंज के, तो इसको कहेंगे बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये कहलाएगी एक्सेप्टेंस। तो ए ने जो बात की वो ऑफर है कि मैं आपको 1 केजी सेब देना चाहता हूं 100 रुपए के हिसाब से। अगर बी ने हु बहु बाइनी ही वैसे ही 100% मान लिया तो बी की हरकत कहलाएगी एक्सेप्टेंस। अगर बी ने एक्सेप्ट करते हुए कहा हाँ 1 किलो सेब तो है लेकिन मैं 90 रुपए दूंगा, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस तब होती जब इसने हु बहु जैसे उसने कहा था वैसे ही मान लेता, तो ये एक्सेप्टेंस कहलाता है। ऑफर को अगर इसने नहीं माना और अपनी कोई कंडीशन ऐड कर दी, इसने कहा नहीं भाई 90 रुपए है, तो टेक्निकली अब ये समझा जाएगा कि बी ऑफर दे रहा है ए को कि भाई मैं तुम्हें 90 रुपए दूंगा, क्या तुम मुझे 1 किलो सेब दोगे? तो सबसे पहले एक ऑफर होती है और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस। अगर एक ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला 100% वैसे ही मान ले जैसे ऑफर दी गई है, तो इन दोनों के कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये जो इन्होंने काम किया है ये हो गया प्रॉमिस। ये प्रॉमिस हो गया। ए ने कहा कि मैं 1 किलो सेब दूंगा अगर तुम 100 रुपए दो, बी मान गया। ये इनका आपस में जो भी मामला है, ये रुपए पैसे वाला भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकती थी और बगैर रुपए पैसे वाले भी। भाई ए ने बी से कहा कि मैं डेली तुम्हारे साथ बैठ के 3 घंटे बी लॉ पढ़ा करूंगा, मानते हो? बी ने कहा हाँ मैं मानता हूं, हम डेली 3 घंटे बैठ के बी लॉ पढ़ेंगे। ये भी तो एक प्रॉमिस है, ये एक सोशल प्रॉमिस है, इसमें कोई कमर्शियल चीज ऐड नहीं हुई हुई। तो जो खाली प्रॉमिस है ना, वो तो ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर इसमें कोई कमर्शियल चीज ऐड हो जाए, कोई रुपए पैसे की बात ऐड हो जाए, कोई गुड्स सर्विसेज की बात ऐड हो जाए, कोई सेल परचेज की बात ऐड हो जाए, तो इस तरह के प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट कहेंगे। यानी अगर एक सादा ऑफर एक्सेप्टेंस है, मेरी ये एग्जांपल थी थोड़ी कमर्शियल, लेकिन ये सोशल एग्जांपल भी हो सकती थी कि ए ने बी से कहा कि आओ हम मिलके पढ़ेंगे, बी ने कहा हाँ भाई हम लोग मिलके पढ़ा करेंगे, तो ए ने ऑफर दी, बी मान गया, तो इन दोनों के दरमियान आपस में प्रॉमिस हो गया, वादा हो गया। वादा तो दोस्त भी करते हैं एक दूसरे से, सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और बीच में एक सीए कंप्लीट कर लेता है और एक सीए छोड़ के चला जाता है, तो साथ निभाने वाला वादा तो नहीं। लेकिन कितना कवर मारा पूरी जिंदगी साथ निभाने वाले वादे को। तो ए ने ऑफर दी, बी ने कबूल कर ली। ए ने कहा ये काम ऐसे करें, बी ने कहा हाँ ऐसे करते हैं। दोस्तों ने मिलकर तय किया कि हम लोग हर दिन 11 बजे सुबह इकट्ठे होकर बहस करेंगे कि पीटीआई और नून लीग में ज़्यादा अच्छी कौन सी है, और दूसरे ने कहा हाँ ठीक है सही है, ये बड़ा मज़ेदार मामला है। तो ये प्रॉमिस हो गया, इनका वादा हो गया, डेली इकट्ठे होंगे और बहस करेंगे। तो प्रॉमिस कहते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस को। ये बात समझ आ रही है?
अगर इस प्रॉमिस में कोई कमर्शियल वजह है जो ऐड हो जाए तो फिर ये बन जाएगा एग्रीमेंट। यानी मैं कहूंगा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस में अगर आप ऐड कर दें कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वो चीज है जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो वजह है जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो मुआवजा है। यानी ये ऊपर ए और बी के मामले में ए क्यों 1 kg सेब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ए 100 रुपए के लिए ऐसा करना चाह रहा है, तो ए के पास एक कमर्शियल वजह है ये हरकत करने की, वो कमर्शियल वजह है 100 रुपए। अच्छा बी 100 रुपए देने के लिए क्यों तैयार हुआ हुआ है, उसको 1 किलो सेब चाहिए, तो उसके लिए जो कमर्शियल वजह है वो 1 किलो सेब है, और इसके लिए कमर्शियल वजह है 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर एक इस किस्म का प्रॉमिस हो जिसमें कोई कमर्शियल वजह ऐड हुई हुई हो, कंसिडरेशन उस वजह को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हैं, और वो कोई ना कोई कमर्शियल वजह होनी चाहिए, कोई रुपए हो, कोई गुड्स हो, कोई सर्विसेज हो। ये 3 चीजें होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज आप इंट्रो टू बिजनेस में पढ़ के आ रहे हैं। कैश, तो या कैश या गुड्स या सर्विसेज में से कोई भी चीज बन सकती है कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन ऐड हो जाए वो कहलाएगा एग्रीमेंट। इन दोनों को जोड़ के हम कहेंगे कि भाई ये एक एग्रीमेंट है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1 किलो सेब दूंगा अगर तुम 100 रुपए दो। बी ने कहा भाई मैं 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। इनका एग्रीमेंट हो गया। जिस टाइम पे सेब देने थे ए ने सेब नहीं दिए, बी पहुंचा अदालत के पास और अदालत को जाके कहा जी ए ने मुझे सेब नहीं दिए, मेरे से 100 रुपए ले गया। अदालत ने कहा साबित करो। उन्होंने कहा जी वो हमने एक बंद कमरे में बैठ के आपस में ज़बानी ये बात की थी। उसने कहा कोई गवाह है? नहीं। लिखा था? नहीं। साइन हुए थे? नहीं। तो अदालत कहेगी ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कमर्शियल एग्रीमेंट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम अपने इस अरेंजमेंट में कुछ तो ऐसा ऐड करते कि कानूनी बंधन ऐड होता, कुछ साइन कर लेते, कुछ स्टाम्प पेपर पे लिख लेते, कोई गवाह सामने बिठा लेते, वो गवाही दे देते। तो इसका मतलब है कि अगर एक एग्रीमेंट में हम लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें, लीगैलिटी ऐड कर दें, उसको हम कहते हैं लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें। लीगल बाइंडिंग का उर्दू तर्जुमा होगा कानूनी बंधन अगर ऐड कर दें। यानी अगर दो बंदों के आपस के अरेंजमेंट में कोई कानूनी बात ऐड हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, और अगर नहीं होगी तो हम अदालत में जाके एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक करके हमने ये सारे लफ्ज देखने की कोशिश की। ऑफर का मतलब जब एक बंदे ने दूसरे को कोई पेशकश की है, उसने कहा भाई मैं ऐसे चाहता हूं, ये पेशकश कमर्शियल भी हो सकती है, नॉन कमर्शियल भी हो सकती है। ए ने बी से कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपको 1 किलो सेब दूं अगर आप 100 रुपए दे दें। बी ने की एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई मैं मान जाता हूं। तो अब चूंकि ये एक कमर्शियल प्रॉमिस है तो ये डायरेक्टली इनका एग्रीमेंट बना है। लेकिन अगर ए बी से कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ बी लॉ पढ़ने के लिए तैयार हूं, हम डेली 3 घंटे बैठेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है, तो ए ने ऑफर दी है, बी ने कहा हाँ भाई हम डेली 3 घंटे पढ़ा करेंगे, जो तुम कह रहे हो मैं उस टाइम पे अवेलेबल हो जाऊंगा। अगर बी ने 100% वैसे ही उसकी बात मान ली तो ये क्या कहलाएगी, एक्सेप्टेंस हो गई। इन दोनों को जोड़ें तो क्या बन गया, प्रॉमिस। अब चूंकि इसमें कोई रुपए पैसे की बात नहीं है, कोई कमर्शियल बात नहीं है, तो इसको प्रॉमिस कहेंगे, एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। एग्रीमेंट उस प्रॉमिस को कहते हैं जिसमें कोई कमर्शियल वजह हो, कोई कंसिडरेशन हो। तो इसका मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ऐसा क्या ऐड करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, लीगल बाइंडिंग। ये लीगल बाइंडिंग को कैसे समझाएंगे हम, एक इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें पार्टीज के दरमियान कुछ ऐसा तय हो कि उसमें कानूनी बंधन ऐड हो जाए, यानी अदालत में जाके आप अपना हक मांग सकें। भाई ये ने बी से कहा था कि हम इकट्ठे बी लॉ पढ़ेंगे, अगले दिन बी नहीं आया बी लॉ पढ़ने, क्या आप उसे अदालत ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने तो अपने अरेंजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं तय किया था।
तो लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट इस नोयत का है कि अगर आपके साथ जुल्म, अदालत में जाके कह सकेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ जो था ये सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये लीगल बाइंडिंग है, ये उस बंदे पे लीगली बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब होता है उसके ऊपर वाजिब है। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि वो बंदा कानूनी तौर पे मजबूर है कि वो उसे फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं करेगा तो आप अदालत जाके उसको सजा सुनवा सकते हैं। तो अगर एक एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो गई तो वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट वादे को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे को कहते हैं। वादा एक ऐसी चीज है जिसमें दो बंदों ने वादा किया वो नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे की लानतें सुनेंगे। लेकिन मुआहदे में ऐसा नहीं है कि अगर आपका मुआहदा टूट जाए तो आप जाके कहें भाई तुम पे लानत हो। आप अदालत जाके उसको सजा दिलवा सकते हैं क्योंकि मुआहदा हुआ है, कानूनी बंधन ऐड था बीच में, साइन ऐड थे, गवाह मौजूद। तो जब भी एक एग्रीमेंट में आप कानूनी एलिमेंट ऐड कर दें और वो इस काबिल हो जाए कि अदालत ले जाया जा सके, तो ऐसे वादे को, ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? एक दफा जरा किताब की जबान में समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें किस तरह से। प्रॉमिस से कहानी शुरू करते हैं। When the person to whom proposal is made, ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल। When the person to whom proposal is made, जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया जाता है, signify his assent। signify मतलब कंफर्म कर देना, तस्दीक कर देना। assent का मतलब रजामंदी। बी लॉ में एक प्रॉब्लम है कि जब डेफिनेशन आएगी तो वो हमें हुबहू याद करनी होगी, बाकी अल्फाज हम अपनी इंग्लिश में सीधे कर सकते हैं। तो एसेंट की बजाय कॉन्सेंट लिखा जा सकता था, लेकिन ये चूंकि डेफिनेशन है तो हम इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हमें डेफिनेशन से हटके चीज़ नज़र आएगी, अगर उसकी इंग्लिश आपको लिखी हुई मुश्किल लग रही है तो आप अपनी ज़बान में भी उसकी इंग्लिश लिख सकते हैं। तो जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया गया है, सिग्निफाई हिज एसेंट टू इट, कंफर्म करता है अपनी रजामंदी उसके ऊपर, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल के बारे में क्या कहा जाएगा कि ये एक्सेप्ट हो गया। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल जब मान लिया जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। यानी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। जो बंदा प्रपोजल दे रहा है वो कहलाता है ऑफरर या प्रोमिसर। जो प्रॉमिस कर रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोमिसर। यानी कि जो ऑफर कर रहा है, तो आप इसे ऑफरर कह दें, आप इसे प्रोमिसर कह दें, आप इसको प्रपोजर कह दें। तो जो कर रहा है वो प्रपोजर, ऑफरर, और जिसको कर रहा है प्रोमिजी, ऑफरी, प्रपोजी। जिस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो एम्प्लॉयर होता है, और जिसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है वो एम्प्लॉय होता है। जो ट्रेन कर रहा होता है उसे ट्रेनर कहते हैं, जो ट्रेन हो रहा होता है उसे ट्रेनी कहते हैं। तो बहुत सारी जगह पे आप ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ ईआर लगा देते हैं या ओआर लगा देते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ डबल ई लगा देते हैं। तो प्रोमिसर और ऑफर उस बंदे को कहेंगे जिसने ऑफर इनिशिएट की थी। मेरी एग्जांपल में मिस्टर ए जिसने 1 किलो से बात शुरू की थी वो ऑफरर है, और जिसको उसने ऑफर दी थी। तो ऑफरर और ऑफरी, ऑफरर ऑफर दे और ऑफरी उसको कबूल कर ले, तो इन दोनों ने कंबाइंड जो हरकत की है इसको कहते हैं प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया गया था, सिग्निफाई हिज एसेंट टू इट, कंफर्म कर देता है अपनी रजामंदी। एसेंट का मतलब रजामंदी। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड क्या बन जाता है? प्रॉमिस। जो बंदा प्रपोजल दे रहा है वो प्रोमिसर या ऑफर कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट कर रहा है। एक तरीका ये है कि हम लेक्चर डिस्कस करें, मैं सारी लेक्चर की बात करूं, मैं कहूं आपने घर से पढ़ के आना है, लेकिन मैं इतना भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाह रहा। जो पढ़ाना है उसके बाद उसकी इंग्लिश यहीं से दिखा के भेजनी है। तो जब आप घर जाएं तो आपके सामने जो लिखी हुई इंग्लिश हो वो देखते ही आपको हो कि हाँ भाई क्लास में ये बातें हुई थी। आपने सबसे पहला काम ये करना हो कि बस उसको किताब को सामने रखना और लिखना शुरू कर दें।
वो जो घर जाके पढ़ने का, समझने का, मुश्किल अल्फाज के तर्जुमे पे प्रॉब्लम लगना था, मेरी कोशिश होगी 95% ऑफ द टाइम मैं क्लास में आपको दिखा के भेजूं। किसी दिन बहुत शदीद मजबूरी हुई तो शायद ऐसा ना हो सके, अदरवाइज लेक्चर कंप्लीमेंट होगा वो सारी बातें। हाँ, किताब में इतनी ज़्यादा फनकारियाँ नहीं होंगी कि जनाब ये दिमाग है, इसमें 4 चीज़ें हैं, इसमें ऑफ़र भी मैंने गायब की हुई है, वो साइड पे है, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ये हाथ में ला रहे हैं फलाना फलाना, तो ये वो और चक्कर है। लेकिन आपके पास वो सारे अल्फाज किताब में लिखे हुए मिलेंगे, तो आप घर जाके उसे पढ़ेंगे और घर जाके जल्दी से स्किम किया, हाँ भाई ये वाली बातें सर ने बताई थी क्लास में, और उसको फिर आपने रजिस्टर पे नोट कर लेना है। तो लेक्चर के दौरान पहले जब मैं बोर्ड पे जाके या हवा में आपको समझा रहा हूँ तो उस वक्त मुझे सुनना और समझना है, और जब मैं इसको दिखाऊं तो आपने अपने पास ट्रेस कर लेना है और वहाँ से साथ साथ देख लेना है कि हाँ भाई वो वाली बातें आपको किताब में नज़र आ रही हैं नहीं आ रही, ताकि क्लास के अंदर ही हम मैक्सिमम काम कवर कर लें और घर जाके लिखने और दोहराने वाला काम आपके ज़िम्मे हो। तो ये बात समझ आई। अच्छा जी, एग्रीमेंट किसे कहेंगे? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे बोर्ड पे दो प्रॉमिस है। ए ने बी से प्रॉमिस किया है सेब देने का, बी ने क्या प्रॉमिस किया है? पैसे देने का। तो टेक्निकली ये 2 प्रॉमिस हैं। तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या है? कंसिडरेशन। इसका सेब देने का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, उसका 100 रुपए देने का प्रॉमिस इसके लिए कंसिडरेशन है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, ये क्या कहलाएंगे? एग्रीमेंट। आसान अल्फाज में एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन किया? एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून की तरफ से एनफोर्स हो सके, अदालत में ले जाया जा सके, सजा सुनाई जा सके, बुरे को सबक सिखाया जा सके। जब आपको दोस्त ने कहा था कि मैं कल तुम्हारे साथ इकट्ठे आके 3 घंटे बीलो पढ़ूंगा और अगले दिन नहीं आया, तो आप उसको सबक नहीं सिखा सकते, आप उसको अदालत से सजा नहीं सुनवा सकते। आप अदालत जाके नहीं कह सकते इसने वादा किया, अब इसको मजबूर करें कि वादा पूरा करें, नहीं तो मुझे जुर्माना दे। तो आप वहां ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो आप अदालत जाके कह सकते हैं जी इस बंदे ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में ये तय हुआ था, या तो इसको कहें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, या ऐसे कहें कि मुझे जुर्माना दे जो मेरा नुकसान हुआ है क्योंकि मैंने आगे फलाना काम करना था। तो चैप्टर 2 से लेके 10 तक जब हम पढ़ते जाएंगे तो बड़ी मजे मजे की बातें होंगी। चैप्टर 2 से 5 तक हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और 6 से लेके 10 तक हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट चलता कैसे है, टूटता कैसे है, टूटे तो क्या होता है, चले तो क्या होता है। थीम समझ आ रहा है? तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें या फार्मूले के हिसाब से देखें, वो प्रपोजल जो एक्सेप्ट हो जाता है क्या कहलाता है? प्रॉमिस। वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन ऐड होती है क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाए क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि लीगल एनफोर्सेबिलिटी एक नया वर्ड ऐड हुआ था तो किताब ने उसको एक्सप्लेन किया। पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। एक एग्रीमेंट की पार्टीज वो बाउंड होते हैं कि वो अपने प्रोमिसेस परफॉर्म करें। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम, अगर उनमें से कोई भी डिफॉल्ट करेगा, द पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। पार्टीज इसकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं वो बाउंड होती हैं कि वो अपने हिस्से का काम करें, और अगर वो काम सही से नहीं होगा तो वो अदालत में जा सकते हैं उसको एनफोर्स करवाने के लिए। क्लियर? पक्का? यहां तक हमें बात समझ आ रही है कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। अब जी जी, अगर एक प्रॉमिस में है, आपने एक दोस्त से कहा देखो अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें जुर्माना कर दूंगा, उसने कहा हाँ ठीक है वाकई मैं ना आया तो कर देना जुर्माना, और नहीं आया अगले दिन, तो आप कहेंगे मैं जुर्माना करने लगा हूं, कहेगा करो। अब आपके पास कोई वो नहीं है ना, कोई लीगल ताकत नहीं है कि आप अदालत जाके कहें कि मेरे दोस्त ने वादा किया, वो वादा नहीं मान रहा। जज बेचारा अपनी ग्लासेस उतार के कहेगा भाईजान मेरी बीवी ने भी वादा किया था कि मेरा साथ निभाएगी, 2 साल पहले छोड़ के चली गई, मतलब मर गई पता नहीं है फौरन से जाना। तो ठीक है, अब वो उसके साथ भी पता नहीं कितने वादे हुए, तो वो कहेगा भाईजान वादा हुआ था तो आपने उसमें लीगल बाइंडिंग ऐड की थी। आप कहेंगे वो क्या होती है?
तो जज कहेगा सही उस्ताद से नहीं ना पढ़ा, नहीं तो फिर पता होता कि लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि आप उसको एक कानूनी शक्ल दे दें। तब लीगल बाइंडिंग नॉर्मली कैसे ऐड होती है, ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली अगर गवाह हों, कम से कम 2 गवाह हों, तो वो आपको उस वक्त अदालत में सेव कर सकते हैं। राइटिंग में हो तो अच्छा है, और राइटिंग अगर स्टाम्प पेपर के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट उसको और ज़्यादा ऑथेंटिक मानती है। तो लीगल बाइंडिंग के लिए या आपको गवाह चाहिए होते हैं या राइटिंग और साइन वगैरह चाहिए होता है। अब लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड करते हैं हमारे सिलेबस में नहीं बताया। हम ऑनवर्ड जब भी मैं आपसे कहूँगा ना ए ने बी से कहा ऐसे, तो मैं बोलूँ या ना बोलूँ आपने ज्यूम करना है कि पीछे लीगल बाइंडिंग होगी। यानी बस इन्होंने समझाया है कि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लीगल बाइंडिंग होती है, और लीगल बाइंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगले बंदे को आप अदालत ले जा सकते हैं। तो आपके दोस्त से बात हुई कि भाई तुम पढ़ने के लिए आओगे, ना आए तो मैं तुम्हें जुर्माना करूँगा, ये बात तो हो गई, लेकिन इसमें कोई ऐसी लीगल आपने वो ऐड नहीं की। हाँ, अगर आप लिख के साइन कर लेते कि तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें अदालत लेके जा सकता हूँ, मज़े की बात है, चूँकि आपकी कोई कमर्शियल बात नहीं है बीच में, ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। प्रॉमिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल नहीं इख्तियार करता जब तक उसमें कोई कंसिडरेशन ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट फिर किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसमें जेन्युइन ऑफर है, जिसमें जेन्युइन एक्सेप्टेंस है, जिसमें प्रॉपर कंसिडरेशन है, जिसमें लीगल बाइंडिंग है। एक कॉन्ट्रैक्ट के कई एसेंशियल्स में से 3-4 एसेंशियल्स का हम जिक्र कर रहे हैं। ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। चैप्टर 2 2 एसेंशियल्स का जिक्र करता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। चैप्टर 3 3 एसेंशियल्स का जिक्र करता है, चैप्टर 4 2 एसेंशियल्स का जिक्र करता है। हमारी किताब ने हमें 8 ऐसी निशानियां बताई हैं कि ये पूरी होंगी तो मान लेना कि कॉन्ट्रैक्ट सही बना है, वरना कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बना। तो अभी आज और कल हम 2 एसेंशियल्स का जिक्र कर रहे होंगे, परसों इंशाल्लाह ताला जो है हम तीसरे एसेंशियल से चैप्टर 3 में स्टार्ट हो जाएंगे और एक दफ़ा देखेंगे कि आईकेएफ में सवाल वगैरह हमने किस तरह से करने होते हैं। तैयार? बात समझ आ रही है? तो ऐसे में अगर आपने एक वादे में भी कह दिया कि देखो मैं तुम्हें जुर्माना करूंगा और कानूनी उसमें कोई बंधन ऐड नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और ऊपर से अगर आपका समाजी मामला है, सोशल मामला है, तो मैं दोबारा याद करा दूं कि मैंने चंद वर्ड्स बोले थे इन सबके साथ। सोशल प्रॉमिस, कमर्शियल एग्रीमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, एग्रीमेंट कमर्शियल होता है, प्रॉमिस सोशल होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर वाली चीज़ें शामिल हैं, एग्रीमेंट में ऊपर वाली चीज़ें शामिल हैं, प्रॉमिस में ऊपर वाली चीज़ें। इन दो को मिलाएंगे प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड करेंगे एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और ये चीज़ हमने फिर यहाँ पे डायग्राम में भी देखने की कोशिश की। क्या ये सारी बात, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं समझ आ रही हैं? एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो आपकी प्रॉमिस है या ऑफर है या एक्सेप्टेंस है, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस, आप कहते हैं फलाना बंदा बड़ा शर्मीला है, कभी एक्सप्रेस ही नहीं करता अपनी फीलिंग्स, कभी बताता ही नहीं, अपने अंदर रखता है। उसके एक्शन से समझना पड़ता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से जानना पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है। और कहते हैं जी फलाना बंदा तो बड़ा एक्सप्रेसिव है, उसे गुस्सा आता है तो गालियां देता है। एक्सप्रेस करने का मतलब एक बंदा वाज़े तरीके से बाकायदा बताए, और इम्प्लाइड का मतलब होता है वो वाज़े तरीके से ना बताए। अब ऐसे में एक्सप्रेस, अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वर्ड्स में हो तो हम कहते हैं कि प्रॉमिस एक्सप्रेस है, ये ओरल या रिटर्न हो सकता है। अगर ए ने बी को, यहां पे आते हैं, ए ने बी को बोल के ऑफर कराई, बी ने बोल के एक्सेप्ट की, तो ये एक्सप्रेस ऑफर थी और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस थी। अगर ए ने लिखा, बी ने पढ़ा और बी ने भी लिखा, तो ये भी एक्सप्रेस है। यानी अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस बोल के हो या ऑफर या एक्सेप्टेंस लिख के हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फौरन से बताया जा सकता है, हाँ भाई मैंने सुना था, हाँ भाई मैंने देखा था, उसने लिखा था। तो जो बोल के कराई जाए और जो लिख के की जाए वो कहलाती है एक्सप्रेस ऑफर या एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। और जो बोल के ना हो, लिख के ना हो, एक्शन से जाहिर हो रही हो। आप बाहर निकले, एक चिंची आपके पास आके रुका, चिंची में सवारियां बैठी हुई हैं और उसने आपको कुछ नहीं कहा कि आ जाओ मैं आपको जना हॉस्पिटल तक लेके जा रहा हूँ, आ जाओ 20 रुपए दे दो। आपके पास आके सिर्फ उसने अपना चिंची रोका है, उसने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, लेकिन वो आपको एक ऑफर करा रहा है। एक ऐसा चिंची जो सवारियां बिठा के चला रहा होता है, सड़क पे खड़े हुए एक बंदे के पास आके ब्रेक लगाने का मतलब है वो कह रहा है आ जाओ,
बोला नहीं उसने, लेकिन आपने सुन लिया। वाह, ये तो बड़ी शायराना बात हो गई। उसके बोले बगैर आपने सुन लिया। तो ये जो ऑफर आपको उसके एक्शन से नजर आई है, ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अदरवाइज हो, अदर देन वर्ड्स हो, तो प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, एक्शन से नजर आता है। तो सम टाइम एक्सप्रेस बात होती है, सम टाइम इम्प्लाइड बात होती है। एक बंदा सेब की रेडी रख के बैठा हुआ है, आप गए, आपने अच्छे अच्छे सेब चुने, शॉपर में डाले, शॉपर को वजन वाले उस पर इंस्ट्रूमेंट में रखा, उस पर लिखा हुआ नजर आया 980 ग्राम, वो था कंप्यूटराइज। आपने ऐसे किया, बटवा निकाला, 100 रुपये निकाल के दुकानदार को दिए, उसने आपकी तरफ देखा मुस्कुरा के, आपने उसकी तरफ देखा मुस्कुरा के, आप शॉपर लेके अपने रास्ते, उसने पैसे अपनी जेब में डाल लिए। ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, सारा कुछ हो गया। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपका वो वजन करके 1 किलो सेब को तोलने के बाद 100 रुपये देने का मतलब क्या है? आपने एक ऑफर कराई है कि भाई मैं ये 1 किलो सेब शॉपर समेत 100 रुपये के ले रहा हूँ। उसका मुस्कुरा के, आपको देख के, आपसे नोट पकड़ के जेब में डालने का मतलब एक्सेप्टेंस। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉमिस जो एग्जीक्यूट हुआ है, ये इम्प्लाइड था। एक्सप्रेस जो अल्फाज में बोला जाए या लिखा जाए, यानी कि आपको सुनाई दे या दिखाई दे, तो हम कहेंगे कि वो एक्सप्रेस है, और जहाँ एक्शन से समझ आ रही हो वो इम्प्लाइड है। तो क्या ये क्लास मुझे 3 मजीद एग्जांपल्स देगी किसी इम्प्लाइड मामले की? मैंने एक चिंची की एग्जांपल दे दी, एक वो सेब वाले से शॉपर में सेब रखने की एग्जांपल दी। भाई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, इन्होंने एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना लीगल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल बना के पेश किया। उन्होंने कहा पुलिस वाला अगर आपके पास आए, आपने सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाला आपके पास आया, अब आपको साफ पता है कि वो आपको क्या कहने आया है। अगर आपने फ़ौरन से अपने जेब से लाइसेंस या अपने जेब से गाड़ी की कागज़ दिखाए और उसने नाम लिखना शुरू कर दिया आपकी चालान वाली जेट पे, तो इसका मतलब है कि देयर वाज एन ऑफर, क्या भाई मैं आपको चालान करने लगा हूँ, और आपने जो अपने कागजात पकड़ाए एक्सेप्टेंस थी। भाई ने कुछ और बोला था, भाई ने कहा कि पुलिस वाला आपके पास आए और आप जेब से 200 रुपये निकाल के उसे दें, और वो आपको देखे, आप उसे देखें, दोनों मुस्कुरा दें और अपने अपने रास्ते चल पड़ें। तो देयर वाज एन ऑफर, देयर वाज एन एक्सेप्टेंस, देयर वाज अ प्रॉमिस। लेकिन चूंकि ये लीगल नहीं था, तो इसलिए मतलब हम उस एग्जाम्पल को रिजेक्ट करके हमने उसमें ज़बरदस्ती लीगल एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश की। चलें, एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गई। और बार्बर की शॉप, आप गए वहाँ पे, वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी, उस कुर्सी के साथ एक कुर्सी भी थी जिस पे जो बंदा बैठा था बाल कटवा रहा था। आप कुर्सी पे जाके बैठ गए, एक बंदे ने आके आपके बाल पकड़ के काटने भी शुरू कर दिए। आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं, और जब सारा काम हो गया तो आप उठ के दुकान से बाहर जाने लगे। उसने कहा 1 मिनट भाईजान, बाल काटे पैसे दो। हम बाल काटे पहे, लाहौरी दुकानदार तो ये गए बाबूजी पहे, तो आप कहेंगे केड़े पहे, मैं तो जो है ना, तो वो कहेगा भाई आपके बाल काटे हैं हमने। तो आप कहेंगे मैंने कब कहा था मेरे बाल काटो, मेरे तो बाल बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, मैं तो अपने ध्यान में आके कुर्सी पे आके बैठ के मोबाइल यूज कर रहा था, तो मेरे बाल काटते चले गए जालिम आदमी। तो कहेगा भाई इस कुर्सी पे आके बैठने का और एहतजाज ना करने का एक मतलब है कि तुम बाल कटवाना चाह रहे हो। जब मैं बाल काट रहा था, जब तुम इस कुर्सी पे आके बैठे थे, जिस कुर्सी पे, साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए बंदे की दुर्गत बनते तुम देख रहे थे, तो इस कुर्सी पे आके बैठ के कुछ ना बोलना और बाल कटवाने पे मुस्कुराहट का मतलब है कि तुमने ऑफर दिया है कि तुम बाल कटवाना चाह रहे हो, और हमने बाल काट के अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी है। अब सवाल ये है कि पैसे कितने हो, तो जो उसकी रेट लिस्ट हो, उस रेट लिस्ट पे जो लिखा आ रहा है उतने होने चाहिए जी। मेट्रो बस, ग्रोसरी स्टोर, बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पे आप ऑफर ना बोलते हैं ना लिखते हैं, लेकिन ऑफर भी कम्युनिकेट हो जाती है और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो जाती है। क्या हम बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे? क्या ये सारी बात समझ आ रही है? असल में वो जो नए नए मुसलमान हुए होते हैं ना, उनको पहले ही दिन तहज्जुद पे नहीं उठाया जाता, शुरू में फजर की नमाज भी ना बहुत ज़्यादा ताकीद नहीं की जाती। ऐसा ना हो कि वो आके सोचें कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है और वो भाग जाएं। तो इनको कहते हैं
कानूनी ज़बान में मुअल्लफ़ातुल कुलूब, जिनके दिल जोड़े गए हों, जो अभी ज़रा कमज़ोर दिल के हों, ज़रा अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आ रहे हों रास्ते पे, तो आप लोग भी मुअल्लफ़ातुल कुलूब हैं। कहीं घबराए तो नहीं बैठे, कहीं ये तो नहीं सोच रहे आते साथ ही इतना जुल्म हो गया, अजीब अजीब से औखे औखे से अल्फाज हम टीचर हमारे ऊपर बम्बार्ड करते जा रहे हैं और हम सहते जा रहे हैं। तो फिर एक काम करते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं थोड़ी सी टेढ़ी सी, और फिर ब्रेक कर लेते हैं। आज आपको एकदम से पढ़ना शुरू हो गया क्योंकि पिछले दिन के सवाल नहीं थे। नॉर्मली पिछले दिन के सवाल 10, 12, 13 मिनट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपकी जो 1 घंटे वाला टाइम है जिसमें हमने 50-55 मिनट वाला जिसमें हमने पढ़ना है, तो शुरू थोड़ी सी बचत हो जाया करेगी। लेकिन इस वक्त वो वाली बचत हुई नहीं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं मैं मुअल्लफ़ातुल कुलूब को जो है ना फजर तो नहीं पढ़ने का कह रहा, कहीं ये घबरा तो नहीं जाएंगे। तो देखें डेफिनेशन पर, इस सारी कहानी में ना ऑफ़र को हम बीच में इग्नोर कर गए। ऑफ़र की क्या डेफिनेशन है, यानी कि जो हमारी डायग्राम थी उसमें 4 टुंडने बने हुए थे, लेकिन एक टुंडना गायब हो गया। ये देखें, ये वाले भाई साहब मौजूद हैं, ये भाई साहब मौजूद हैं, ये भाई साहब मौजूद हैं, शुरू वाले भाई साहब गायब हैं। ऑफ़र के बाद प्रॉमिस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पूरा मैप बनाया अपनी तरफ से ना, बड़ा फनकारियाँ करके कि जी पता नहीं इससे जो है ना एक इमेज बिल्डिंग होगी, अल्टीमेटली आपने तो रट्टा ही मार लेना है। तो चले हमें अपना शौक पूरा करने दें। ऑफ़र किसे कहते हैं, स्लाइडों पे काफ़ी काम हुआ है ना, ताकि जो है ना वो बच्चों को रंग बिरंगी स्लाइडों के साथ ना थोड़ा सा वो रहे कि हाँ भाई ठीक है, मामला सही है। पढ़ना तो वही फीका फीका है जो किताब में लिखा हुआ है। ऑफ़र किसे कहेंगे, देखिए ये सबसे मुश्किल है डिफ़ाइन करना। अगर मैं आपसे कहूँगा ना इसकी इंग्लिश बनाएं तो ये एक मुश्किल टारगेट है। ऑफ़र पेशकश को कहते हैं। अब सोचें ए ने क्या किया था, ए ने बी से कहा था कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 1 किलो सेब दूँ और तुम 100 रुपये दो, तो क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो। अब अगर इसको उर्दू में हम कहेंगे ना तो हम कहेंगे जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे को अपनी रजामंदी अयां करता है कि दूसरा बंदा उसकी बात को बाइनी ही वैसे मान ले, तो इसको ऑफ़र कहते हैं। अब कानून को ऑफ़र जब डिफ़ाइन करनी होगी तो वो, अब इनमें सबसे टेढ़ी डेफिनेशन ऑफ़र की है, जब एक शख्स दूसरे को अपनी रजामंदी के बारे में बताता है इस इरादे के साथ कि दूसरे को उस रजामंदी पे राज़ी होने के लिए तैयार करना चाहता है, तो इस हरकत को क्या कहते हैं। तो थोड़ी सी अंग्रेजी देखते हैं। प्रपोजल या ऑफर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है, तस्दीक करता है, हिज विलिंगनेस, कि वो कुछ ऐसा चाहता है, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वो ऐसा काम करना चाहता है या ऐसा काम नहीं। जब एक बंदा दूसरे से कहे मैं ऐसा करना चाहता हूं या मैं ऐसा नहीं करना चाहता। चलिए, काम करने के तो पैसे होते हैं, काम ना करने के भी पैसे होते हैं। ऐसा कब होता है जी? चालान करते वक्त। मैं तुम्हारा चालान नहीं करूंगा अगर तुमने मुझे वो 200 रुपये दे दिए चाय पानी के। भाई ने एक एग्जांपल दी, एक सिक्योरिटी गार्ड को हम हायर करेंगे और हम उसे कहेंगे कि हम तुम्हें पैसे देंगे लेकिन तुमने सोना नहीं है, तो उसको पैसे ना सोने के मिल रहे हैं। तो सम टाइम ऑफर होती है तुम ऐसा काम करोगे, और सम टाइम क्या ऑफर होती है, ऐसा काम नहीं करोगे। ये सम टाइम ऑफर होती है सिक्योरिटी गार्ड आके कहे जी मैं पूरी रात ड्यूटी करूंगा और नहीं सोऊंगा, यानी वो हमें कह रहा है कि वो विलिंग है कि वो नहीं सोएगा, तो क्या आप मुझे 25,000 रुपये 30,000 रुपये दे देंगे, जो भी वो उसकी ऑफर हो जी। जैसे बिरयानी की ऑफर है, भाई ने कमाल बात कर दी कि हमने कहा कि अगर आप 4 से ज्यादा टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, 8 टेस्ट देंगे ना, तो उसका दूसरा मतलब क्या है, 4 से ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, यानी ऑफर पॉजिटिव टोन में भी हो सकते, नेगेटिव भी। तो अगर आप 4 से ज्यादा टेस्ट नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को बिरयानी मिल जाएगी 3 फरवरी को इंशाल्लाह, ठीक है। तो कम से कम 8 टेस्ट देने पड़ेंगे। अच्छा, ये उन 12 में से है, पता लगे आप मिड टर्म दे के कहेंगे जी वो सर एक टेस्ट तो ये कवर हो गया, मिड टर्म तो टेस्ट है ही नहीं ना, वो तो बड़ी चीज़ है। तो जो लोग कल नहीं आए मैं उन्हें बता दूं कि हम कल जो है वो हमने एक मुआहदा किया आपस में कि अगर बच्चे 8 टेस्ट कम से कम दे देंगे उन 12 में से, तो 3 फरवरी जिस दिन हम डिस्कशन कर रहे होंगे पूरे सिलेबस के मसलों मसाइल पे, उस दिन जो है उन बच्चों को बिरयानी मिलेगी।
यानी उस दिन जब बच्चे सामने आए हुए होंगे उनमें से हम पे डाटाबेस में से देखेंगे कि किसने कम से कम 8 टेस्ट दिए हैं, बाकियों को जो हम कहेंगे जी आप आए हुए हैं, आप बैठें, आप सिर्फ बाकियों को बिरयानी खाता देखें, ठीक है। और हो सकता है उससे एक आध दिन पहले वो तौबा कर लें और जल्दी से टीए भाई से रब्ता करके कहेंगे मेरे कुछ टेस्ट रहते हैं, मैं ज़रा वो टेस्ट देना चाहता हूँ, तो हो सकता है वो मतलब बिरयानी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो। तो बिल्कुल सही इन्होंने एग्जांपल दी, जो ऑफर दी थी कि 4 से ज़्यादा टेस्ट ना छोड़ने पर बिरयानी मिलेगी, और अगर पॉजिटिव टोन में बात करें तो 8 टेस्ट देने पे बिरयानी मिलेगी। When one person signifies to another, जब एक बंदा तस्दीक करता है दूसरे बंदे को, his willingness to do, कि मैं तैयार हूं ऐसा करूं, और to abstain from doing, या ऐसा ना करूं, with a view, इस इरादे से, to obtaining the assent of that other, इस इरादे से कि उस दूसरे की रजामंदी ले ली जाए, to such act or abstinence, उस एक्ट पे, ये एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस है एब्स्टेन, मना करने फॉर्म, ही सेट टू मेक अ, जब एक बंदा दूसरे को बताता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं इस इरादे से कि दूसरे से उस काम करने की चाहत पे एग्री करवा ले, ओके करवा ले, रजामंदी ले ले, एसेंट ले ले, तो कहलाएगा ही सेट टू मेक अ, कहा जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि उसने दूसरे बंदे को ऑफर कराई है। डन? क्या ये सारी बात हमें समझ आ रही है? तो ठीक है, हम फिर पहली ब्रेक की तरफ चलते हैं। नॉर्मली ये ब्रेक 10-11 मिनट की होगी, जो भी टाइम आसपास वो हो रहा होगा, लेकिन चूंकि आज पहला दिन है तो आपको 15 मिनट की ब्रेक वो कर देते हैं, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ज़िंदगी में वापस आएँ। तो 15 मिनट बाद हम एक फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे ऑफर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस वगैरह को समझा है। ब्रेक के बाद इकट्ठे होंगे, ब्रेक के बाद भी ब्रेक से पहले वाली चीज़ों पे सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं। जब वो सवाल जवाब खत्म होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो ठीक है जी, घड़ी पे 2:45 हो रहे हैं, 3 बजे इकट्ठे होते हैं और लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। तो हो सकता है आपको आज कोई 15-20 मिनट पहले जल्दी छुट्टी मिल जाए। पहला दिन है, ज़रा थोड़ा सा मौलफातुल कुलूब वाला मामला है। तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद मिलते हैं ठीक 3 बजे। जी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ माइक वाली? हाँ जी, किसे कहते हैं ऑफर? जब एक शख्स अपनी विलिंगनेस शो करता है दूसरे को टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किस इरादे से? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस। जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से अपनी कमिटमेंट बताता है, अपना इरादा बताता है कि वो चाहता है कि दूसरा बंदा उसकी बात को ही वैसे ही मान जाए, तो हम कहते हैं कि उसने ऑफ़र दिया है। और ऑफ़र देने वाले को ऑफरर कहते हैं। ऑफ़र का दूसरा लफ्ज़ प्रपोजल भी है, तो प्रपोजर भी बोल सकते हैं और ऑफरर भी बोल सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन जो कि फर्स्ट सेशन से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो? हाँ, एब्सटेंस किसे कहते हैं? एब्सटेन करने को, किसी चीज़ से बाज रहने को। तो जब एक उसने सिक्योरिटी गार्ड ने हमें कहा कि मैं आऊँगा और मैं रात में नहीं सोया करूँगा, तो क्या आप मुझे 30,000 रुपये देंगे? तो अगर मैं मान गया कि हाँ तुम्हारी ना सोने वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो इसका मतलब है कि उसने मुझे ऑफ़र दी और मैंने उसकी ऑफ़र को मान लिया। जब उसने ऑफ़र इस इरादे से दी कि मैं उसकी इस एब्सटिनेंस वाली बात को मान लूँ, इस ना करने वाली बात को, जैसे एक्ट होता है काम करना, एब्सटिनेंस होता है काम ना करना, तो उसके जी क्या चीज़? इसको नॉट टू डू कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं अगर ये डेफिनेशन ना हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो लॉ है ना, लॉ पीछे लेता है किसी बेयर लॉ से एक्सट्रैक्ट लेता है। तो 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जिस अल्फाज में डिफाइन की है, डेफिनेशन लिखते वक्त हमें वही लिखना होता है जो ओरिजिनल अल्फाज हैं। हाँ, लेकिन जो बीच में रूल्स हम लोगों ने देखे थे कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो जो रूल्स बीच में आते हैं वो हम अपने अल्फाज में कर सकते हैं। किताब में निशानी ये है कि ज़्यादातर चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगी। जब डेफिनेशन होगी तो आपको बॉक्स में नज़र आएगी, तो बॉक्स के अंदर वाली चीज़ जो है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसमें चाहे हम उसका एक आसान तर्जुमा कर सकते हैं, पेपर में आए और आपको नहीं याद आ रही डेफिनेशन, आप आसान तर्जुमे से लिख दें, लेकिन एक आध नंबर आपका फिर बिला वजह कट जाएगा।
क्योंकि वो कहते हैं कि 1872 के मुताबिक फलाना डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन इज द ओनली थिंग जहां हमें बड़ा जालिम क्रैमिंग करनी पड़ेगी। तो एब्सटेनेंस का हम तर्जुमा नॉट टू डू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जब डेफिनेशन में उन्होंने कह दिया कि जी ये टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, तो डेफिनेशन जब हमने ऑफर की याद करनी है तो फिर हमें यही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ डेफिनेशन में ऐसा मसला है, ज़्यादातर जगह टेक्स्ट लिखा होता है और टेक्स्ट को हम अपने अल्फाज में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी, जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा उसमें कोई सवाल? इसमें आवाज़ नहीं आ रही जी। एम्प्लॉयड प्रॉमिस की बात हुई थी, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बात ये है कि ये हम पहले दिन समझ रहे हैं कि प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। आगे से हमारी अजम्पशन होगी कि मैं आपसे कहूँगा ए ने बी से ऐसे कहा और बी मान गया, तो आप खुद ही से ज्यूम कर लेंगे कि इसमें कोई ना कोई वो भी है, कोई लीगल बाइंडिंग भी है, इसके अंदर कोई वजह भी है, और वो इस तरह से करके। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रॉमिस और एग्रीमेंट में फ़र्क है। तो जब हम इम्प्लाइड प्रॉमिस बोल रहे हैं तो हमें इम्प्लाइड एग्रीमेंट वगैरह भी बोलना चाहिए। बस किताब ने समझाया कि इम्प्लाइड प्रॉमिस वो वाला प्रॉमिस है जो बोल के, अब वो वाला प्रॉमिस जो बोल के ना हो, एक्शन से हो, वो इम्प्लाइड प्रॉमिस है। एक दोस्त दूसरे के पास आया और बैग से किताब निकाल के उसे दिखाई, बीलो की किताब थी, उसने भी कहा और बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है, इसने ऑफर दी थी और बीलो पढ़े, वो मुस्कुरा दिया था और दोनों ने बीलो पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है, लेकिन ये आगे नहीं जा सकता, ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा, इसमें कोई कमर्शियल वजह नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे फ्रंट ऑफिस वालों को आके बीलो की किताब दिखा के मुस्कुरा के क्लास के अंदर चलते हुए आ जाए, तो इस मुस्कुराहट का मतलब है कि आप कह रहे हैं मैं बीलो की क्लास में एडमिशन ले रहा हूँ, और फिर वो बाद में आप जब क्लास से निकलेंगे पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉमिस है वो एग्रीमेंट की तरफ तब जाएगा जब उसमें कमर्शियल वजह हो। तो हमने पढ़ा इम्प्लाइड प्रॉमिस, तो कभी भी कोई एक्शन या रिएक्शन अगर इम्प्लाइड वे में हो तो हम उसे इम्प्लाइड प्रॉमिस कहेंगे। अगर उसमें कंसिडरेशन ऐड हो गई तो फिर वो आगे इम्प्लाइड एग्रीमेंट की तरफ भी बन चला जाएगा। तो हम लोगों ने प्रॉमिस को ये पढ़ा ये सोच के कि यही प्रॉमिस में अगर कोई कारोबारी वजह होगी तो ये एग्रीमेंट होगा और लीगल बाइंडिंग होगी। तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे जिसके पीछे इम्प्लाइड प्रॉमिस था, और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे जिसके पीछे एक्सप्रेस प्रॉमिस था। तो प्रॉमिस पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कि एक बंदे ने बात की दूसरे ने मान लिया। तो ये इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि इम्प्लाइड एग्रीमेंट है क्योंकि उसमें कमर्शियल वजह है। जी क्लियर है। ऑफर को ऑफर कहलवाने के लिए ऑफर में क्या होना चाहिए? अगर हम किसी भी चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ भाई ये ऑफ़र थी, तो उस चीज़ को ऑफ़र कहलवाने के लिए उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। किताब कुछ एसेंशियल्स का जिक्र करती है, यानी एक ऑफ़र को कब मैं कहूँगा कि ये वैलिड ऑफ़र और कब मैं कहूँगा ये वैलिड ऑफ़र नहीं है। जब उसके एसेंशियल्स पूरे होंगे तो वो कहलाएगी वैलिड ऑफ़र। एसेंशियल्स में पहला, ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता, यानी कम से कम दो बंदे होने चाहिए, एक ऑफरर और एक ऑफरी। अगर मिस्टर ए अपने आप को ही कहे कि हाँ भाई मिस्टर ए मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने आप के साथ ये ट्रांजैक्शन करूँ और मिस्टर ए उसी ट्रांजैक्शन को बाय नहीं ही वैसे ही मान जाए, तो ये मजाक है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कम से कम दो बंदे होने चाहिए। तो पहला एसेंशियल, ऑफर दे रहा जो बंदा हो, सामने कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो ऑफरी हो, यानी एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, कम से कम दो बंदे होने चाहिए। ये तो आसान एसेंशियल है, ये तो समझ आ गई बात। सेकंड, ऑफर सर्टन होनी चाहिए एंड डेफिनेट होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर मैं आपको 1 किलो लाल रंग की गोल गोल चीज दूं तो क्या आप लाल रंग का एक नोट मुझे देंगे? अब समझ आ रहा है कि वो सेब देने की बात कर रहा है और वो 100 रुपए के नोट की बात कर रहा है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं नजर आ रही। गोल गोल से फल तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो जापानी फल पकड़ा दे, वो टमाटर कहते हैं कि ये भी कुछ मुल्कों में फल काउंट होता है। तो सर्टन और डेफिनेट नहीं है। ऑफर बड़ी क्लियर कट सर्टन होनी चाहिए, बड़ी डेफिनेट होनी चाहिए। हम आपसे कहें आज जी हम लोग फास्ट ट्रैक शुरू कर रहे हैं, कोई भी मुनासिब से पैसे आप दे दीजिएगा, ये ऑफर नहीं है।
ऑफर ये आ जाओ, फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, आप 12,000 फीस दो, आपको फिजिकल ऑनलाइन दोनों देंगे। अगर आप खाली ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो आप 9,000 रुपये दें, आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमने जो ऑफर दिया बड़ा क्लियर कट है, बड़ा सर्टन है। हमने बताया ये माल है और ये इतने रुपए का है, ये सर्विस मिलेगी, ये इतने रुपए की होगी। वो बात की बात है, बारगेन, काउंटर ऑफर, अगले बंदे ने जवाब में क्या कह दिया, फिर देखेंगे कि अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आओ हमें 12,000 रुपए दो, हम आपको एक बड़े अच्छे सब्जेक्ट की बड़ी अच्छी वाली क्लासें पढ़ाएं। इसमें सर्टेनिटी नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। तो ऑफर क्या होनी चाहिए? सर्टन और डेफिनेट, बड़ा क्लियर कट हो कि क्या बात हो रही है, बड़ा डेफिनेट हो, कोई भाम ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी तो ये देखा जाएगा कि क्या वो ऑफर वैलिड है। वो ऑफर कब वैलिड होगी? जब उसमें सर्टेनिटी होगी और जब उसमें क्लैरिटी होगी। आई के अपने पेपर में एक दफा सवाल पूछा, एक भाई ने कहा कि सर पेपर में फिर क्या होगा, रट्टे पूछेंगे किस तरह से? मैंने आपको बताया था कि कुछ सवाल रट्टे वाले और कुछ सवाल लॉजिक वाले हैं। रीसेंट पेपर में कोई 53 मार्क्स का रट्टे वाला पेपर आया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लॉजिक नहीं है, लॉजिक का भी एक अच्छा भला पोर्शन है। लॉजिक में क्या होता है, वो ये चेक करते हैं कि आपको लॉ समझ आया या नहीं आया। सवाल आया कि एक बंदा दूसरे के पास टीवी खरीदने गया तो उसने कहा जी हम या आपको 10% डिस्काउंट देंगे या 15% डिस्काउंट देंगे, या 10% डिस्काउंट देंगे या 15% डिस्काउंट देंगे। इनका एग्रीमेंट तय पाया, जब ड्यू डेट पे वो टीवी उठाने आया तो उसको मिला 10% डिस्काउंट। उसने कहा मैं तो ये सोच रहा था मुझे 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो सवाल ये पूछता है बताओ इसमें क्या गड़बड़ थी और क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? आप कहेंगे नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट का एक अहम फीचर है ऑफर का कि वो सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। इसमें तो क्लियर ही नहीं था कि 10% डिस्काउंट मिलेगा या 15%। हाँ, अगर ये होता कि देखो 5 दिन में आ जाओगे तो 15% डिस्काउंट, उसके बाद आओगे तो 10%, तो ये सर्टन होता। लेकिन जब था ना हम या तुम्हें 10% डिस्काउंट दे देंगे या 15% डिस्काउंट देंगे, तो ये सर्टन और डेफिनेट नहीं था। परसों सैटरडे को इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अब इस तरह के सवाल को आपने पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। जवाब तो आपको फौरन समझ आ गया, सवाल है 4 नंबर का। अभी 4 नंबर पूरे लेने के लिए हमने क्या क्या कागज़ का पेट भरना है, हमने क्या क्या बात बतानी है, कैसे बतानी है, हमने लॉ का कैसे जिक्र करना है, हमने सिचुएशन का कैसे जिक्र करना है। तो ये वाली बातें हम इंशाल्लाह सैटरडे को सीख रहे होंगे कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन सवाल अब ये भी आ सकता है कि बताएं एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। पता लगा 6-7 एसेंशियल्स है, आपने रट्टा मारा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी 8 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का, आप बताएं कौन कौन सा एसेंशियल्स होते हैं, और आपने उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। और सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि सिचुएशन बना के दी, सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, कोई ना कोई रूल होगा। अगर रूल आपके जहन में है तो आप उस सिचुएशन को आंसर कर सकते हैं। तो मज़े की बात है, यहाँ सिनेरियो वाले सवाल भी मज़ेदार होते हैं, पहेलियाँ होती हैं। अगर आपको रूल समझ आया हुआ है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। मार खाते हैं इंग्लिश में जाके कि अपनी इंग्लिश लिखनी पड़ती है। सैटरडे को इसका भी तरीका देखेंगे कि एक सवाल में अपनी इंग्लिश कम से कम लिख के हम किस तरह से सुरखरू हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हम सैटरडे को मजीद करेंगे। सर्टन और डेफिनेट समझ आया। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी कि सर्टन और डेफिनेट में आई कि अपने एक दफ़ा पेपर में इस तरह से सवाल पूछा था। कंडीशनल ऑफर में कंडीशन हो सकती है, दिस इज अलाउड, लेकिन फिर रूल ये है कि आपको वो कंडीशन एक्सप्रेसली बतानी होगी। जैसे हमने कहा कि अगर आप हमारी फास्ट ट्रैक की क्लास खाली ऑनलाइन लेते हैं तो हम आपको 9,000 रुपये में देंगे, तो ये कंडीशनल ऑफर है। हमने कहा हम आपको क्लास 9,000 में दे देंगे, लेकिन शर्त बताना वाजिब है। अगर हम कहें हम 9,000 में दे देंगे और आप बाद में क्लास में आके बैठ जाएं और हम कहें नहीं नहीं हमने तो ऑनलाइन वाली 9,000 में देनी थी, तो लड़ाई होगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑफर में कंडीशन है तो आपको चाहिए कि वो कंडीशन बताएं। वो कह रहे हैं एक ऑफर में भी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, एक ऑफर में कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। इफ देयर आर स्पेशल टर्म्स इन एन ऑफर, अगर किसी ऑफर में कोई खास स्पेशल टर्म्स हैं, दे मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी को फिर प्रॉपर तरीके से बताना है। आपने कहा कि भाई अगले पहले 5 दिन में आ जाओगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद आओगे तो 10% डिस्काउंट। तो आपने ये नहीं कहना कि या 15% या 10%, आपने कहना है पहले 5 दिन में आओ तो इतना, नहीं तो इतना। इसका मतलब है कि दिस इज अलाउड कि ऑफर में शर्त डाली जा सकती है, लेकिन तब अलाउड है जब आपने वो शर्त प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट की हो। तो ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं और अगर कोई खास कंडीशन है तो वो बतानी होंगी। तो 3 एसेंशियल हमने पढ़े। ऑफर अपने आप को नहीं कर सकते, ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, और ऑफर कंडीशनल हो सकती है लेकिन फिर कंडीशंस आपको बतानी पड़ेंगी।
इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन। जी, अगर एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जिस वक्त आप आओगे उस वक्त जो डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट हम आपको दे देंगे, तो इसमें भी इसने थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि उस वक्त जो डिस्काउंट चल रहा होगा। मजे की बात है ये भी अभी प्रॉपर ऑफर नहीं है। उस दिन जब वो बंदा आएगा, अगर उस दिन का डिस्काउंट उसे पसंद ना आया तो हो सकता है वो हमारे साथ डील ना करे। तो अगर आप आज उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये बता देंगे कि जी हमारे अलग अलग डिस्काउंट चल रहे हैं, उस दिन जो डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा अगर वो आपको कबूल है तो ठीक है। तो अगर उन्हें पता है कि आपका एक पैटर्न है कि आप हर 3 दिन बाद डिस्काउंट कम या ज़्यादा कर देते हैं और वो एग्री कर जाता है तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अदरवाइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगले बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए भी डाउट हो कि पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो ऐसे में हमने कहा कि कंडीशन हो सकती है लेकिन कंडीशन बताएंगे तो वो वैलिड होगी, वरना नहीं। कोई और कंफ्यूजन? वकीलों की तरह की डिस्कशन। कम्युनिकेशन जी, ऑफर जो है ना वो बाकायदा कम्युनिकेट होनी चाहिए। ए ने आहिस्ता से कहा कि मैं, तो क्या ये ऑफर हो गई? वो 1 किलो सेब देना चाहता था 100 रुपए के एवज, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं किसी ने, तो ये ऑफ़र नहीं है। बोली गई ऑफ़र सुनाई देनी चाहिए, लिखी हुई ऑफ़र दिखाई देनी चाहिए, एक्शंस वाली ऑफ़र सुझाई देनी चाहिए, समझाई देनी चाहिए, यानी कि आपको समझ आए, आपको पता लगे कि ये क्या कह रहा है। एक बंदा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो ऑफ़र नहीं है। एक बंदे ने चिंची आपके पास आके रोका, आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं, तो उसने कहा, आपने उसे देखा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप डर के भाग गए। अब आपको समझ ही नहीं आई कि वो आपको कह रहा है कि भाई आ जाओ चिंची में बैठो, मैं आगे लेके चलता हूँ और मुझे पैसे दे देना। आप उसकी मुस्कुराहट से डर गए कि बच्चे अगवा करने वाला बाबा है, और जो बचपन से सुना था बाबा ले जाएगा, तो ये वो वाला बाबा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बोलने वाली ऑफर सुनाई दे, लिखी हुई ऑफर दिखाई दे, और जो एक्शन वाली ऑफर है वो तब ऑफर कहलाएगी जब आपका एक्शन ऐसा हो जिससे अगले को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऑफर बाकायदा कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर एक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर है ही नहीं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, सुनाई दे दे, दिखाई दे दे या सुझाई दे, समझ आ जाए। इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, अगर ऑफर खत से की है तो ऐसा ना हो कि आप आज चिट्ठी लिख के खत भेजो और कहें लो जी ऑफर हो गई। ये ऑफर किस दिन होगी? जब खत उसे पहुंचेगा, क्योंकि उस वक्त उसे पता लगा आपकी ऑफर का। तो खत वाली ऑफर जिस वक्त करते हैं उस वक्त नहीं होती, लेकिन बोलने वाली ऑफर आपने किया, अगले सेकंड उसने सुन लिया, आपने लिखा उसने फौरन से देख लिया। लेकिन अगर आपने खत के थ्रू ऑफर की है, 1872 की बात है ना, तो हम खत वाली बात भी करेंगे। तो अगर आपने किसी को खत के थ्रू ऑफर की तो वो ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? जब खत उसको पहुंचेगा, उससे पहले कम्युनिकेट नहीं होगी। ऑफर वर्ड से की, स्पोकन से भी की जा सकती है, रिटन से भी की जा सकती है, और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन भी की जा सकती है। कह दें कि ये जुमला आप जानते हैं, वर्ड्स स्पोकन बोले हुए, लिखे हुए, ये एक्शन, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है। और तो इस लाइन को अगर आप कार्ड भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने तो वो बात रिपीट की है जो इससे पहले आपको पहले से पता है। ये बात समझ आई? आखिरी डिबेट है कि ऑफर होनी चाहिए, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। ऑफर हो, इनविटेशन ना हो। ये इनविटेशन में और ऑफर में क्या फर्क है? इनविटेशन का लफ्जी मतलब क्या है? दावत। और ऑफर पेशकश। तो किसी को बुलाना और है और किसी को कोई ख़ास पेशकश करना और है। आप कॉलेज के बाहर से गुजर रहे थे और बोर्ड लगा हुआ था एडमिशंस ओपन, ये इनविटेशन है। क्लैरिटी नहीं है ना, सर्टेनिटी नहीं है किस चीज़ के एडमिशन ओपन। क्या आपने कहा सीए का कॉलेज है, सीए की ही एडमिशंस ओपन होंगे, चलो लिखा हुआ है फास्ट ट्रैक एडमिशंस ओपन। अभी भी क्या कॉलेज ने आपको ऑफर कराई है कि आज जो इतने पैसे दो हम आपको ये चीज़ पढ़ा देंगे?
कॉलेज ने आपको बुलाया है, कॉलेज ने बताया वी आर रेडी, फास्ट ट्रैक में एडमिशंस ओपन है। अब आप अंदर आके इंक्वायर करेंगे, फिर या कॉलेज आपको ऑफर देगा या आप कॉलेज को ऑफर देंगे। तो सम टाइम एक चीज इनविटेशन होता है और लोग गलती से उसे ऑफर समझ बैठते हैं। ऑफर तब होगी जब बड़ी क्लैरिटी से एक बंदे ने दूसरे को बकायदा पेशकश की होगी और दूसरे बंदे से चाहता होगा तो मेरी ये बात मान लो या ना मानो, मुझे कोई ना कोई जवाब दे दो, तो इस चीज को कहेंगे ऑफर। और इनविटेशन कहेंगे कि ऐसा माहौल बनाने को जिसमें ये नजर आए कि हाँ भाई ये बंदा चाहता है कि आओ बैठ के को कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। एक बंदा अपनी रेडी पे फल सजा के और पहुंच जाए फ्रूट मंडी और वो रेडी रख के बैठा हुआ है। अब अगर कोई बंदा उसके पास आके पूछे भाई आप फल बेचना चाहते हैं, तो कहेगा नहीं भाई मैं तो इस वक्त जो है ना वो लेदर की जैकेटों में डील करने के बारे में सोच रहा हूँ। कहेगा सामने क्या रखा नजर आ रहा है? फल। ये कौन सी मंडी है? फ्रूट मंडी। मैं ये रेडी पे यहाँ पे रख के बैठा हूँ, ये सारे लोग रेडी पे रख के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं फिर क्या कर रहा हूँ? बेच ही रहा हूँ ना। ये सारा माहौल नजर नहीं आ रहा? ये आपको इर्द गिर्द ये जो सारी सिचुएशन नजर आ रही है, सिचुएशन का एक ही मतलब है कि हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हम ये आपको कहें कि हम रेडी हैं। तो बाबूजी आप बताओ आपने कौन सा फल लेना है, आप बताओ आपको क्या पैसे देने हैं, मुझे समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है। तो इन्विटेशन का मतलब आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि वी आर रेडी, आ जाओ। और ऑफर का मतलब है कि आप उन्हें या वो आपको कह रहे हैं कि ये चीज इतने में है या नहीं है। तो फल की रेडी लगा के वहां पे बैठने का मतलब है कि वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन है। लेकिन अगर आप फल की रेडी वहां पे लगा के बैठे हुए हैं और एक तख्ती लगाई हुई है और तख्ती पे लिखा हुआ है 100 रुपए पर केजी, नो बार्गेन, नो नेगोशिएशन, तो टेक्निकली आप एक ऑफर लगा के बैठे हुए हैं। उसी मंडी में उसी तरह की सिचुएशन में अब आपको देख के लोग ये नहीं कहेंगे कि ये इनवाइट कर रहा है, वो कहेंगे ये ऑफर दे रहा है। वो बाहर की तख्ती पे अगर लिखा हो कि जी फास्ट ट्रैक 12,000 रुपए में बी लॉ का बायसरात अब्दी मिलेगा, आए और अव्वलीन उस पर क्या कहते हैं, अव्वलीन वक्त में जो है ना इसको अवेल करें और सवाब दरन हासिल करें जी। हाँ, कम्बो में जनाब आप ये दाखिला लें। तो अगर इतना एक्सप्रेसली सारी बात लिखी हुई है तो फिर वो इनविटेशन नहीं है, वो ऑफर है। क्या बात समझ आ रही है? पक्की बात है। एक रेस्टोरेंट में आप गए और रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है आए बहुत अच्छे पाकिस्तानी और विलायती खानों का इंतज़ाम मौजूद है, ये जुमला है इनविटेशन। आप बैठे, उन्होंने आपको एक प्राइस लिस्ट ला के दे दी जिस पे लिखा हुआ है चिकन कढ़ाई 2000 की है, फलाना इतने की, ये उनकी तरफ से ऑफर है। आप उनमें से जिस पे उंगली रख के कहेंगे पायजान ए ले आओ, ये एक्सेप्टेंस है। तो इनविटेशन और ऑफर का फर्क समझ आ रहा है? इनविटेशन का मतलब है ऐसे अरेंजमेंट, ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जिसमें आप बता रहे हैं कि वी आर विलिंग टू डू द ट्रांजैक्शन, और अगले बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, वो आए आपके साथ बैठे और एक बातचीत के बाद हो कि भाई ये चीज़ इस तरह से ऐसे है। तो जब कॉलेज कह देता है एडमिशंस ओपन तो वो इनविटेशन होता है। कॉलेज कहता है एडमिशन ओपन इन फास्ट ट्रैक बाय सर आतिफ आब्दी एट 12,000 फॉर दिस डेट, ये ऑफर है। तो एसेंशियल्स में एक चीज है कि आपने ऑफर को कहना है, इनविटेशन टू ऑफर को ऑफर नहीं कहना। एन इंटेंशन ऑफ पर्सन टू इनवाइट अदर्स विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक बंदे का ये इरादा कि वो दूसरे को बुला रहा है कि आओ किसी एग्रीमेंट पे बातचीत करें, तो ये बुलावा इनविटेशन है। पर्पज ऑफ सच इन्विटेशन टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन। इस इन्विटेशन का पर्पज है कि आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन फैलाना चाह रहे हैं। क्या फैलाना चाह रहे हैं? ऑफ हिज रेडीनेस, कि मैं रेडी हूं टू डू ट्रांजैक्शन। कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं कि आओ और मैं रेडी हूं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तुम भी आओ और हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये वाली हरकत इन्विटेशन टू ऑफर कहलाएगी, ऑफर नहीं कहलाएगी। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड ऑफर। तो क्या ये एसेंशियल समझ आया? इसका मतलब है ऑफर के अभी तक हमने 5 एसेंशियल्स पढ़े। ऑफर अपने आप को नहीं हो सकती, ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, ऑफर कंडीशनल हो सकती है और अगर हो तो क्या करें? स्पेसिफाई करें। फिर ऑफर की कम्युनिकेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और देन ऑफर इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। क्या ये सारे कंडीशन, सारे एसेंशियल समझ आए? बहुत भारी सा तो नहीं फील हो रहा? कितना मजे कह लो। तो फिर परेशानी कब होती है?
आप अगर आज घर जाके पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो बस हर दिन इतना इतना सही लोड होगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे और आप सोचेंगे ये तो कम था, एक काम करता हूं कल इकट्ठे ही कर लेता हूं, तो कल अजाब हो जाएगा। आज फिर हमने 2 सफ़े पढ़ने, कल तो पढ़ना भी 1 सफ़ा है। वो डिपेंड करता है उस 1 सफ़े में कितनी गहराई है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ आ रही है? आज के दिन के आखिरी मुद्दे की तरफ चलते हैं। ऑफर ख़त्म कैसे कैसे हो सकती होगी? आपके जहन में क्या आइडियाज़, क्या ख्यालात आ रहे हैं? एक ऑफ़र, एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र दी हुई है, ये ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है? आपका क्या ख्याल है? अगर एक टाइम दिया है, वो टाइम ख़त्म हो जाए, ऑफ़र गई। आपका क्या ख्याल है? खुद ही वो ऑफर को वापस ले ले, कहे भाई मैंने, एक बंदे ने ऑफर दी हुई थी कि हाँ भाई 1 किलो सेब लेने इतने के, अगले बंदे ने अभी जवाब नहीं दिया था, उसने कहा नहीं नहीं बस रहने दो, बस मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर वापस ले ले। एक भाई ने कहा कि ऑफर में अगर एक टाइम दिया हुआ है वो टाइम खत्म हो जाए। आपका क्या ख्याल है? जिसको ऑफर कर रहे हैं वही कह दे नहीं चाहिए ऑफर, तो वो क्या ऐप ही जे ऑफर, वो बेचारी ज़मीन पे तड़प रही होगी, आपने ऑफर दी, उसने उठा के कचरे में फेंक दी। तो अगर जिसको ऑफर दी है वही इनकार कर दे, आपका क्या ख्याल है? अगर वो ऑफर ही एक्सेप्ट कर ले तो ऑफर खत्म हो गई, अब कहानी आगे बढ़ जाएगी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्रिएट हो जाएगा। तो एक ऑफर यूं भी खत्म हो सकती है कि पॉजिटिव तरीके से वो ऑफर कन्वर्ट हो गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जी, साथ वाले भाई। सर वो कहे कि नहीं मैं 100 के नहीं 80 ले लूंगा। ये बड़ी मजे की बात है। उन्होंने कहा जी मैं आपको सेब देना चाहता हूँ 100 रुपए में, अगले ने कहा नहीं भाई 100 मुझे वारा नहीं खाता, मैं तो 80 दूंगा। तो आपकी ये काउंटर ऑफर हो गई, आपकी ऑफर के जवाब में काउंटर ऑफर, उधर से ऑफर आ गई, आपकी ऑफर मर गई, अब ऑफर है उसकी, अब वो ऑफरर है। आप अगर 80 पे मान जाएंगे तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो काउंटर ऑफर आने से ओरिजिनल ऑफर मर जाती है। हाँ जी, ये अगली वाली रो में जो भाई बैठे हुए, बस सारे पॉइंट हो गए जी। साथ वाले भाई के जहन में अगर कुछ आता हो, एक ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकती होगी? ऑफरर ही मर जाए, बिल्कुल सही है। जिसने ऑफर दी हुई है वही मर जाए, अभी अगले ने एक्सेप्ट किया ही नहीं था, उसके एक्सेप्ट करने से पहले ऑफर मर जाए तो ऑफर खत्म हो गई। आपका क्या ख्याल है? कोई कंडीशन ना पूरी हो, जो ऑफर में कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, ऑफर में कुछ कंडीशंस लिखी हुई होती हैं पहले से, तो जो कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं अगर वो पूरी ना हो तो ऑफर खत्म हो जाएगी। सब हो गया पूरा? हाँ जी, कोई और, किसी और के जहन में कोई? टाइम वाली बात इन्होंने की थी, अगर एक टाइम डिफाइन किया हो, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, कोई और गड़बड़ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, अगला बंदा एक्सेप्ट ही ना करे, टाइम गुजर जाए, एक्सेप्ट ना करे, या मुंह पे कह दे कि रिजेक्ट हो गई, ये वाली बात भी हो गई। तो टेक्निकली आप लोगों के जहन में जो कॉमन सेंस से ख्यालात आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वही बातें लिखी हैं, तो छा गए। इस लॉ में थोड़ी सी इंसानियत है, ये ना नेचुरल तरीके से सोचता है। तो देखते हैं, किताब से पूछते हैं। किताब हमें 6 तरीके बता रहे हैं। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, ऑफरी की तरफ से एक्सेप्ट होने से पहले पहले आपने क्या किया? ऑफर रिवोक कर दी। ये बात समझ आई? आपको इस किताब में लिखा होगा रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, बस यहां खत्म हो जाएगा। ये पूरा जुमला था बाय द ऑफरी, लेकिन कई दफा क्या होता था, बच्चे इसे पढ़ के कंफ्यूज हो जाते थे, वो इसको ट्रांसलेट करते थे रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, ऑफर को रिवोक कर दे अगर ऑफरी एक्सेप्ट होने से पहले। हालांकि जुमला क्या है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, लेकिन वो झटका गलत जगह पे लेते थे, वो मतलब गलत समझते थे, तो मैंने वो अल्फाज गायब कर दिए। चूंकि आखिरी 3 अल्फाज ना भी लिखे हों तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर रिवोक कर दी, जी ये बड़ी मजे की बात इन्होंने कर दी। इस बात पे तो स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि अगर टाइम ही ना बताया हो, फॉर एग्जांपल कॉलेज वाले कहें फास्ट ट्रैक बाय सर आतिफ आबदी में एडमिशंस ओपन हैं 12,000 रुपये में, कम्बो में बिजनेस लॉ का आप बैच पढ़ सकते हैं। टाइम नहीं बताया कब तक एडमिशन ले सकते हैं। आप 11 साल के बाद आए, आपने कहा जी मुझे फास्ट ट्रैक बाय आतिफ आबदी में एडमिशन लेना है, तो कहेंगे यार फास्ट ट्रैक कैफ के एक सब्जेक्ट का, वो फास्ट ट्रैक क्या होता है? फास्ट ट्रैक वो होता है जिसमें पीआरसी का बच्चा पीआरसी से निकले और अगले 2-2.5 महीने में पेपर दे दे। तो यार हम टाइम लिखें या ना लिखें, वो ऑफर तो मर गई, वो तो 2 महीने बाद ही मर गई थी।
जब ICAP का इम्तिहान हो गया, कहानी खत्म। तो अगर ऑफर में टाइम नहीं बताया हुआ तो फिर अदालत कहेगी कि अच्छा इस तरह की ऑफर कितने टाइम में एक्सपायर होती है, तो फिर हम एक रीजनेबल टाइम काउंट करेंगे। अब फास्ट ट्रैक टाइप की ऑफर 2 महीने में मर जाएगी। अच्छा, जो प्री रिजल्ट क्लासेस की एडमिशन की ऑफर है वो 5-5.5 महीने तक जिंदा रहेगी। को मार्केट में कोई कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो 2-3 साल तक जिंदा रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 5 मिनट पहले की ऑफर खत्म हो जाती है। क्यों ने कहा हाँ भाई 200 रुपए के शेयर लेने हैं, उसे फ़ोन किया बंदे को, उसने कहा मैं सोच के बताता हूँ। 5 मिनट बाद कहा हाँ लेने हैं, उसने कहा गई, वो ट्रेन तो निकल गई, अब अगली बात करो। तो कहीं 5 मिनट में ऑफर मर जाती है, कहीं 5 महीने में ऑफर नहीं मरती। तो इसका मतलब है कि टाइम डिफाइन कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डिफाइन करेंगे ना तो लॉ एक वर्ड इस्तेमाल करता है, रीजनेबल टाइम। उस सिचुएशन में जितना रीजनेबल टाइम हम सोच सकते हैं वो टाइम गुजरने के बाद ऑफर खत्म हो जाएगी। ये बात समझ आई? तो अगर टाइम नहीं बताया हुआ तो ये भाई ने बड़ी खास तरफ इशारा कर दिया, लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑफर, जो ऑफर में बताया गया वो लैप्स हो जाए, या लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। इफ अगर कोई टाइम नहीं बताया गया तो उस तरह के मामलात में वो वाली ऑफर जो है वो, फॉर एग्जांपल एक फल वाले ने कहा बाबूजी 100 रुपए के सेब लेने हैं, आपने कहा सोच के बताता हूँ, और फिर अगले दिन पहुंच गए हाँ लेने हैं, वो कहेगा अब तो 120 रुपए के सेब। कहेंगे नहीं नहीं, तुमने तो ऑफर दी हुई थी मुझे, ना तुमने ऑफर रिवोक की थी ना तुमने मुझे टाइम दिया था। तो कहेगा सर जी सब्जी मंडी या फल मंडी का एक टाइम होता है सुबह से लेके शाम तक, जब शाम गई ऑफर गई, अगले दिन तो नया रेट होगा ना, अगले दिन तो नई बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि जहां टाइम नहीं डिफाइंड होगा वहाँ फड्डा ज़रा ज़्यादा बनेगा। फिर अदालत देखेगी कि उस तरह की मार्केट में एक ऑफर कब तक जिंदा रहती है। तो वो टाइम लैप्स हो जाए जो लिखा हुआ था, बताया हुआ था कि अभी ये 3 दिन की ऑफर है। नहीं तो अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। ये बात समझ आ गई? तीसरा, एक भाई ने कहा अगर ऑफरर मर जाए, किताब एक स्टेप आगे गई, डेथ या इनसेनिटी, इनसेन हो जाना, पागल हो जाना। ऑफर देने वाला ऑफर देने के बाद पागल हो जाए। अब सबको समझ आ गया कि ये तो पागल हो गया है और ये तो पागलपन वाली बातें कर रहा है। अब आप उसकी ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो बंदा ही पागल हो गया। या एक बंदा अगर ऑफर दे देने साथ ही मर गया, अब आप उसकी ऑफर एक्सेप्ट भी कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले वो बंदा मर गया। हाँ, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते और बाद में वो बंदा मरता तो कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा जालिम है, वो लास्ट से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाता है। वो कहते हैं अगर एक बंदा मर गया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो आप उसके वारसों को कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फादर ने किया है और ये कानूनी तौर पे पहले उनकी जिम्मेदारी थी, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। बच्चे कहेंगे हमारा कसूर क्या है? तो उनको तरका भी तो मिल रहा है, वालिद की जायदाद जब मिल रही है, वालिद के एसेट मिल रहे हैं, तो फिर लाइबिलिटीज भी मिलेंगी। हाँ, लेकिन जुल्म नहीं करना, ऐसा ना हो कि एसेट मिल रहे हो 50 लाख के और नुकसान हुआ वो 70 लाख का। तो लॉ ये कहता है कि जितनी जायदाद मिले उस हद तक लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं। शायद आपने कभी विटनेस किया हो, ये बाकायदा शरई तौर पे बड़ा ज़रूरी है कि मैयत को कब्रिस्तान में ले जाने से पहले, उठाने से पहले एक दफ़ा एक्सप्रेसली अनाउंसमेंट करनी है कि इस बंदे ने किसी के पैसे तो नहीं देने थे। ये शरा का रूल है कि उसे दफन करने से पहले आपने उसकी लाइबिलिटीज़ को किसी को ट्रांसफ़र करना है, उसमें उनके हवाले करना है जिनको उनका तरका मिला है। कि अगर इसने किसी के पैसे देने हैं, अगर एक बंदा कहे हाँ जी मेरे इन्होंने पैसे देने थे, तो फिर वो बच्चे आएंगे और उनके साथ पहले वो बातचीत होगी कि ये पैसे कब किस तरह से होंगे, फिर मैयत को उठाएंगे। क्योंकि उसका क्या कसूर जो जिंदा है, उसने एसी सप्लाई कर दी है, पैसे देने से पहले अंकल मर गए। तो जिन बच्चों को एसी सप्लाई हुए हैं या जिनको वो एसी मिलेंगे उनकी लीगल ड्यूटी है। तो अगर खबर मिलने से पहले या यूं समझें कि ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले अगर ऑफर देने वाला मर जाए तो ऑफर भी मर जाएगी। लेकिन अगर वो बाद में मरे और ऑफर पहले एक्सेप्ट हो जाए तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, वो अगले वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है उसमें जाके पढ़ेंगे। तो डेथ या इंसैनिटी ऑफ ऑफर, अगर फैक्ट ऑफ हिज डेथ या इंसैनिटी कम्स टू नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर, अगर एक्सेप्टेंस के पहले उसे पता लग गया कि बंदा मर गया या पागल हो गया है तो फिर वो ऑफर वैलिड नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद में पता लगा कि जी वो साहब तो अब मर गए हैं या पागल हो गए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। डन? ये बात समझ आ रही है सबको?
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। एक भाई ने कहा था सर वो शर्तें ही ना पूरी हुई हो। उसने कहा था अगर अगले 3 दिन में आ जाओ, 3 दिन में नहीं आए। उसने कहा अगर इस तरह से करके इस तरह से हो, सिर्फ ऑनलाइन में एडमिशन लो, उसने ऑनलाइन में एडमिशन नहीं लिया। तो शर्त में हमने कहा था ना, ऑफर में कई दफ़ा कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर एक ऑफर में कंडीशंस हैं तो क्या करना चाहिए ऑफर देने वाले को, वो स्पेसिफाई करे। अगर एक्सेप्ट करने वाले ने उन शर्तों को नहीं फॉलो किया तो ऑफर खत्म हो जाएगी। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू ऑफर। ऑफर में जो शर्तें थी अगर वो पूरी नहीं हुई तो ऑफर खत्म हो जाएगी। हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पूरा चैप्टर ऐसे कह रहा हूँ जैसे बहुत बड़ा चैप्टर, वो एक सफ़े का एक चैप्टर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हम देखते हैं कि समटाइम ऑफर में ना एक शर्त होती है, अगर वो शर्त एग्जीक्यूट हो तो ऑफर वैलिड होती है, वो शर्त एग्जीक्यूट ना हो तो वो वैलिड नहीं होती। कि एक बंदा कहता है जी अगर मेरा 3 दिन में बहरी जहाज़ आ गया तो मैं आपको ये चीज़ सप्लाई कर दूंगा, तो अगर वो कंडीशंस पूरी ना हो तो फिर ऑफर वैलिड नहीं होती। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो कंडीशन जो ऑफर में प्रेसिडेंट है अगर वो फुलफिल ना हो। डन। काउंटर ऑफर इज मेड। ऑफरी ने आगे से जवाब में आपको एक ऑफर करा दी कि नहीं 100 नहीं 80, तो आपकी ओरिजिनल ऑफर खत्म। क्लियर है? सारी बातें आपने बताई हैं, मैं तो सिर्फ इसका तर्जुमा कर रहा हूं। नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय द ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया या उसने मुंह पे बकायदा एक्सप्रेसली कह दिया कि भाई मुझे ये ऑफर अच्छी नहीं लगी, मैं ये ऑफर नहीं कबूल कर रहा। क्या बात समझ आई? पहला दिन हमारे फास्ट ट्रैक का, और उसमें हम लोगों ने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। उसके बाद हमने ऑफर को पढ़ा, यानी कि 2 एसेंशियल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक ऑफर है और एक एक्सेप्टेंस है। तो आज का दिन था हमारा कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक डिस्कशन और ऑफर के नाम। कल कंटेंट पढ़ने वाला कम है, लेकिन जो थोड़ी समझने वाली बातें हैं, थोड़ी सी डिबेट है, वो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसमें एक्सेप्टेंस पे बात करेंगे। आज आप पहले 2 सफ़े गालबन, पहले 2 सफ़े के एंड तक हमने पढ़ लिया, तो चैप्टर 2 के पहले 2 सफ़े आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। घर जब आप जाएंगे तो शायद 5 से 10 मिनट में आप जल्दी से सारे को पढ़ लेंगे, और ताज़ा बात हुई भी है तो आप फ़ौरन से पढ़ लेंगे। फिर सुस्ती नहीं करनी। 2 सफ़े का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगना चाहिए आपको लिखने पे। अगर आप पहली दफ़ा लिख रहे हैं तो हो सकता है आपको 1.25 घंटा टाइप इस तरह से लग जाए, लेकिन इसको लाजमी उस नीट एंड क्लीन रजिस्टर पे लिख लें जो अभी जाते हुए आपने ख़रीदने के बारे में सोचा हुआ है। तो इसमें गुंजाइश नहीं है। प्री रिजल्ट में बड़ी गुंजाइश होती है, लोग 2 हफ्ते तक सुकून में बैठे रहते हैं, आपके पास मार्जिन ही नहीं है। हमारे 20 दिनों में से 1 दिन गया, 19 वर्किंग डेज रह गए। इन 40 दिन के प्लान में जो पढ़ाई वाले प्रॉपर ऑफिशियल डेज हैं वो 20 हैं, जिनमें से 1 गया। अब सिर्फ 19 दिन रह गए। तो आपने जो असल में जिस दिन घर जाके लाजमी बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है वो ये 20 दिन है, जिनमें से आज पहला दिन ख़त्म हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 दिन आप लोग मेहनत करने पे हिचकिचाएंगे, और अगर हिचकिचाएंगे तो कोई बात नहीं है, आगे 6 महीने मज़ीद पड़े हैं, फिर साल मज़ीद पड़ा है। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी पास होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फिर फास्ट ट्रैक को ना इसके पूरे रूह के साथ समझें। याद है कल एक स्लाइड थी कि क्या हो सकता है, फिर अगली स्लाइड थी क्या मुझे करना चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आप अपने अंदर वो सलाहियतें देखते हैं कि हाँ मैं साथ साथ में मेहनत करूँगा, औसतन हम तकरीबन इतना पढ़ा करेंगे। ऑफर की लास्ट लाइन रह गई, वो क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यानी कि असल में ये वाली बात चूंकि वो दोबारा से रिपीट हो रही है कि एक ऑफर वंस एक्सेप्टेड, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो तो फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मामला चला जाएगा ना, तो फिर एक्सेप्ट होने के बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो चूंकि पहले एसेंशियल में ये बात लिखी हुई थी रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, तो वो नीचे वो बात चूंकि रिपीट हो रही थी तो उसको फिर स्लाइड पे नहीं दिखाया। डन। तो बस ये 2 सफ़े आपने लिख के आने हैं, और कल पहले अच्छी तरह से जो कन्फ्यूजन है, जो सवाल हैं, जो आपको पढ़ते हुए, जो आपको लिखते हुए, सोचते हुए जहन में आए, पहले हमने सारे सवाल ख़त्म करने हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हमने आगे चलना है। डन। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।